सो अब हम सेकेंड हाफ की तरफ चलते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ टैरिफ के, जिसमें हम ये देखते हैं जो इनकम मिली है इन फॉर्म ऑफ जो आपके पास कंज्यूमर सरप्लस में रिडक्शन आई है, वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस केस के अंदर टैरिफ जो है बेसिकली वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक कंज्यूमर टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी, कि जो एक्स के कंज्यूमर हैं एक्स कमोडिटी के, उधर से जो इनकम है या उधर से जो कंज्यूमर सरप्लस में रिडक्शन आई है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्स के जो बनाने वाले हैं चीज़ों में उनको, जिसको हमने प्रोड्यूसर सरप्लस का नाम दिया। या ये भी कह सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नेशंस अबंडेंट फैक्टर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टेबल टू द नेशंस स्केयर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इम्पोर्टेबल। अब ये वही फिनोमेना है जो हमने पहले डिस्कस किया था जब ट्रेड थेरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, कि यहाँ पे हमने ये जूम किया हुआ है कि ये नेशन टू है, जहाँ पे एक्स जो है वो इम्पोर्टेबल कमोडिटी है। प्रिंसिपली नेशन टू जो है वो एक्स कमोडिटी ज़्यादा नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन है वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन में। लेकिन टैरिफ जब लगाए जाते हैं तो नेशन क्या चाह रही है? नेशन ये चाह रही है, उसकी ये भी पॉलिसी हो सकती है कि वो फॉरेन कमोडिटी ज़्यादा ना आने दे, और ये भी हो सकता है सेकंड कि वो रेवेन्यूज़ जनरेट कर सके। तीसरा ये भी हो सकता है कि वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इनकरेज करना चाह रही है या डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस कमोडिटी की बढ़ाना चाह रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कैसे? फ्रॉम द नेशंस अबंडेंट फैक्टर प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टेबल, जो नेशन टू के अंदर वाई कमोडिटी है, वहाँ से एक्स की तरफ आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इनकम की। वो किस तरीके से हो रही है कि आपके रिसोर्सेज क्योंकि फिक्स हैं, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रिसोर्सेज इकोनॉमीज़ के पास फिक्स हैं, या तो वो एक्स की प्रोडक्शन कर लेंगे या वो वाई की प्रोडक्शन कर लेंगे। तो जब अगर वो अपने रिसोर्सेज एक्स की प्रोडक्शन में लगाते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे प्राइस 1 से 2 हुई तो एक्स गुड की सप्लाई बढ़ गई, जो 10 थी अब वो 20 हो गई। तो एक्स जो कमोडिटी है वो इनफैक्ट नेशन टू की इम्पोर्टेबल कमोडिटीज़ में शामिल है। तो रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, जिसको आप वाई कहते हैं, वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे? जो आपके पास इम्पोर्टेबल या स्केयर फैक्टर जो आपके पास हैं, जो एक्स कमोडिटी है, और जो अबंडेंट फैक्टर था जो वाई बेसिकली प्रोड्यूस कर रही थी नेशन टू, उसकी बजाय अब एक्स की तरफ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन इसका अल्टीमेटली नेशन को टू सम एक्सटेंट इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे। इनएफिशिएंसीज से मुराद क्या है? कि अगर यही मार्केट प्राइस फ्री रहने दी जाती, टैरिफ ना लगाया जाता, तो रिसोर्सेज कहाँ पे रहने थे? वाई गुड में ही रहने थे, प्रोडक्शन में उसकी लेबर वाई से एक्स की तरफ ना आती, क्योंकि लेबर आई है तो आउटपुट बढ़ी है, जो 10 से 20 की तरफ आई है। अदरवाइज अगर वही प्राइस रहती जिसे आप फ्री ट्रेड प्राइस कहते हैं, जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लगता, तो जब टैरिफ लगने से पहले जो प्राइस होती है उसे आप फ्री ट्रेड प्राइस बोलते हैं, और जब टैरिफ लग जाता है तो उसको टैरिफ प्राइस बोलते हैं। तो इस केस के अंदर इनएफिशिएंसीज आई हैं, आपके पास रिसोर्सेज शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम योर जो है अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपके पास है, जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे आप स्केर्स फैक्टर की तरफ आए हैं। दैट मीन्स आप वाई से एक्स की प्रोडक्शन की तरफ लेबर जब आई है तो आपके पास इनएफिशिएंसीज हो गई हैं। इसको आप इनएफिशिएंसीज को प्रोटेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं, और डेड वेट लॉस ऑफ द टैरिफ भी, या डेड वेट लॉस भी बोलते हैं। तो इनएफिशिएंसीज जब भी होंगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, डेड वेट लॉस आएंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि आपके पास कुछ कंज्यूमर सरप्लस का जो रिडक्शन आई थी कंज्यूमर सरप्लस में, उसमें से कुछ प्रोड्यूसर ले गया, कुछ आपके पास गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ बने, और उन रेवेन्यूज़ की वजह से, या जो आपने प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया है, इस वजह से इसको प्रोटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। प्रोटेक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है?
कि आप अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। और जब आपने कंपटीशन में से इसको प्रोटेक्ट किया तो अल्टीमेटली आपको डेड वेट लॉस सोसाइटी में बियर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास इनएफिशिएंसीज आ रही हैं ड्यू टू द टैरिफ। अब आप क्या कर सकते हैं फर्दर, बाय डिवाइडिंग द लॉस ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस। जितना कंज्यूमर को लॉस हुआ है उसको अगर आप डिवाइड कर दें बाय द नंबर ऑफ जॉब सेव्ड। जॉब सेव्ड का मतलब क्या है कि वो रिसोर्सेज जो अगर सपोज एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन में ना लगते तो वो जॉबलेस होते सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट पर डोमेस्टिक जॉब सेव। तो आपकी कुछ ना कुछ ज़ाहिरी बात है, आपको कुछ विजिबल कॉस्ट नज़र आते हैं, कुछ आपके पास इनविजिबल कॉस्ट नज़र आते हैं। जब आपने एज अ नेशन टैरिफ लगाया उसके पीछे कुछ भी रीज़न है, सपोज आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, सपोज आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स, तो अल्टीमेटली नेशन को किसी ना किसी फॉर्म में कॉस्ट कुछ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कुछ पार्ट सपोज अगर प्रोड्यूसर के पास भी जाता है, कुछ गवर्नमेंट के भी पास भी जाता है, लेकिन इसके बदले में आपके पास इन एफिशिएंसीज होंगी। जब भी आपके टैरिफ लगेगा, आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके पास इन एफिशिएंसीज हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, जो कि आपके पास डेड वेट लॉस का बायस बनेंगे। तो ये एक बेसिकली कॉस्ट एंड बेनिफिट थे टैरिफ के, कि किस तरीके से टैरिफ ने जो कंज्यूमर सरप्लस को है रीडिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग डिफरेंट एक्टर्स, विच इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट, एंड टू सम एक्सटेंड आपके पास जो है कुछ डेड वेट लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ा है सोसाइटी को, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर कुछ डिस्कस किया है।